हेलो दोस्तों। अगर आप न्यूज़ या सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं तो आपने पाकिस्तान के रिस्पेक्ट में बलूचिस्तान की न्यूज़ ज़रूर पढ़ी होगी कि बलूच आर्मी कैसे अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है। अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। इसके साथ साथ वो रेगुलरली पाकिस्तान आर्मी पे अटैक भी कर रहे हैं। इवन रिसेंटली उन्होंने एक ट्रेन को भी हाईजैक किया था, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी। तो क्या है रीज़न, किस वजह से बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं और क्यों वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं? इसके पीछे के रीजंस क्या हैं? इसके साथ साथ कौन कौन सी ग्लोबल पावर्स हैं या कौन कौन से नेशंस हैं जो इस इशू में इन्वॉल्व हैं? और जैसा कि पाकिस्तान कहता है, क्या असलियत में इंडिया का इसमें कोई रोल है? और आने वाले टाइम में क्या 1971 की तरह बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने वाला है या नहीं होने वाला है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए इसकी ज्योग्राफी को समझते हैं। जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान के वन ऑफ द 4 प्रोविंसेस हैं। पाकिस्तान के अंदर हैं 4 प्रोविंस: पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध। अब बलूचिस्तान जो है वो उसका सबसे बड़ा प्रोविंस है, जो कि 44% ऑफ द एरिया ऑक्यूपाई करता है, लेकिन उसमें रहते हैं 5% लोग। इसका मतलब है कि वो जो एरिया है वो एक जो टोपोग्राफी है वो लोगों के रहने लायक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर माउंटेन्स हैं। और माउंटेन्स भी ऐसे हमारे हिमाचल या उत्तराखंड जैसे माउंटेन्स नहीं हैं, वो लद्दाख जैसे माउंटेन्स हैं जहाँ पर आप कुछ ग्रो नहीं कर सकते। इस वजह से वहाँ पर काफ़ी कम पॉपुलेशन है। और इसका जो बॉर्डर लगता है वो लगता है ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ। जो ईरान के साथ, तो जो बलोच लोग हैं वो आपके ईरान में भी पाए जाते हैं, अफगानिस्तान में भी पाए जाते हैं, और बलूचिस्तान पाकिस्तान में तो रहते ही हैं। अब बलूचिस्तान को खुद जो प्रोविंस है, जैसे कि हमारे यहाँ स्टेट होते हैं वैसे पाकिस्तान में प्रोविंस कहते हैं, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके हम देख सकते हैं। एक है नॉर्दर्न बलूचिस्तान और एक है सदर्न बलूचिस्तान। तो जो नॉर्दर्न बलूचिस्तान है वहाँ पर रहते हैं पश्तून्स, जिनको हम पठान्स भी कहते हैं। और जो सदर्न बलूचिस्तान है वहाँ पर असली में बलोच लोग रहते हैं। और बलोच लोग कौन है? बलोच लोग एक ग्रुप ऑफ ट्राइब्स हैं, ठीक है, जो जैसे कि बुगती ट्राइब हो गई, मुरी ट्राइब हो गई, ऐसे ग्रुप ऑफ ट्राइब्स हैं, उन सब लोगों को बलोच लोग कहते हैं। इनकी जो लैंग्वेज है वो उर्दू, जो कि पाकिस्तान में बोली जाती है, उससे अलग है। उनका कल्चर एकदम अलग है। बस एक चीज़ जो पाकिस्तान से इनको जोड़ता है वो है कि ये इस्लाम को फॉलो करते हैं, और ये सुन्नी इस्लाम को फॉलो करते हैं। ज्योग्राफी समझने के बाद हम नेक्स्ट उस पर आते हैं कि भाई इसके पीछे के रीज़न क्या है। तो जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान की ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं उसका रूट कॉज जो है वो ब्रिटिश में लाई करता है। तो यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स भी एक रीजंस हैं जिनकी वजह से आज बलूच जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। होता क्या है कि ब्रिटिश जो थे, जो यूरोपियन पावर्स थी, उनका एक ट्रेंड था, उनका 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 काम था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को ऑक्यूपाई कर सकें, जिसको इंपीरियलिज्म कहते थे, कॉलोनीज बना सकें। तो इंडिया भी उनके लिए एक कॉलोनी थी। उसमें से सारे रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करो और अपने आप को रिच बनाओ, और जहाँ जिसको आपने ऑक्यूपाई किया उसको पूरा छोड़ दो। तो यही जो है सारे यूरोपियन नेशंस का यही काम था। तो इसी तरीके से रशिया भी इसी पॉलिसी के लिए आगे बढ़ रहा था और ज़्यादा से ज़्यादा लैंड ऑक्यूपाई कर रहा था। अब वो लैंड ऑक्यूपाई करते करते जो है अफगानिस्तान के बॉर्डर पर आ गया। अब अफगानिस्तान के बॉर्डर पे आने के बाद ब्रिटिश जो है, ब्रिटिशर्स को डर लगा, क्योंकि अगर उन्होंने अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई कर लिया तो रशिया और ब्रिटिश जो है आमने सामने हो जाएंगे। और ब्रिटिश कभी नहीं चाहता था कि इंडिया को वो लूज़ करे, क्योंकि इंडिया जो है उसके लिए सबसे ज़्यादा कहते हैं सोने की चिड़िया थी, क्योंकि उसमें से सबसे ज़्यादा वो रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि जो रशिया है उसको अफगानिस्तान के बाहर रोक दिया जाए और अफगानिस्तान एक तरीके का बफर स्टेट बनकर रह जाए, और जो ब्रिटिश और रशिया है वो आमने सामने, ताकि स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकी लड़ाई ना हो सके। तो इसके लिए ब्रिटिश ने अफगानिस्तान को कैप्चर करना था। तो अब ब्रिटिश को अपनी फ़ौज जो है वो अफगानिस्तान के बॉर्डर पर भेजनी थी। अब उसके पास 2 रास्ते थे, या तो वो पंजाब से भेजे या फिर बलूचिस्तान से भेजे। पंजाब में राजा रंजीत सिंह ऑलरेडी मना कर चुके थे कि मैं अपना लैंड आपको यहाँ से अपनी जो फ़ौज है वो वहाँ भेजने के लिए नहीं दूंगा। तो इनके पास एक ही रास्ता रह गया, वो था बलूचिस्तान। तो ब्रिटिशर्स ने जो बलूचिस्तान, स्पेशली नॉर्दर्न बलूचिस्तान जहाँ पर पठान्स लोग रहते थे, पश्तून लोग रहते थे, उनके साथ कोलैबोरेट किया। उनके एरिया में पूरा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, वहाँ पे स्कूल बनाए, और पठान्स को जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पर रखा, क्योंकि वो उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे थे, ताकि वो अफगानिस्तान के पे अटैक करने के लिए उनकी हेल्प करें। तो इस वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिश के टाइम पे जो डेवलपमेंट हुई वो सारी की सारी डेवलपमेंट हो गई नॉर्दर्न बलूचिस्तान में।
तो इस वजह से जो पठान्स हैं, जो पश्तून्स हैं, वो नॉर्मल बलूच से बहुत ज़्यादा बेटर पोजीशन में आ गए इकोनॉमिकली। वहाँ पर जहाँ पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वहीं पर ट्रेड होगा, जहाँ पर ट्रेड होगा वहाँ पे जॉब्स होंगी, वहाँ पे लोग रिच होंगे। तो जो पठान्स थे वो एज़ कम्पेयर टू बलोच बहुत ज़्यादा अमीर हो गए। तो बलोचों को, और यही पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस जब ब्रिटिशर्स चले गए उसके बाद भी ये पॉलिसी फॉलो होती रही, और पाकिस्तान ने भी अपना फंड जो है वो नॉर्दर्न बलूचिस्तान में लगाना शुरू किया। तो बलोच लोग ये मानते हैं कि आज की डेट में अगर वो गरीब हैं और पठान लोग अमीर होते जा रहे हैं तो इसके पीछे पाकिस्तान का रोल है, क्योंकि पाकिस्तान अपने सारे फंड्स वहाँ पर डाइवर्ट करता है और हमारी डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं लगाता। दूसरा रीज़न, ब्रिटिशर्स ने जब ये नॉर्दर्न बलूचिस्तान या बलूचिस्तान के थ्रू जब वो अफ़गानिस्तान जाना था तो उन्होंने बोला था कि हम आपका लैंड कैप्चर नहीं कर रहे हैं, हम आपका लैंड लीज़ पर ले रहे हैं। अब लीज़ पर अगर आपने लैंड ले लिया है तो उसके बाद वो ये बोलते हैं कि जब हम जाने लगे, जब ब्रिटिशर्स जाने लगे तो उन्होंने बोला कि आप इंडिपेंडेंट हैं। तो वहीं से बलूचों के दिमाग में बैठ गया कि भाई हम तो इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब वो ब्रिटिशर्स चले गए और इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने इनको कैप्चर कर लिया। और उसने ये बहाना दिया कि यूएस और यूके को ये बहाना दिया कि देखो अगर मैं इस बलूचिस्तान को कैप्चर नहीं करूँगा तो रशिया आ जाएगा। अब यूएस और ये जो यूरोपियन पावर्स थी ऑफ कोर्स रशिया के अगेंस्ट थी, तो उन्होंने बोला कि हाँ आप कैप्चर कर लो, और किसी ने कुछ नहीं बोला। तो तब से वो एरिया कैप्चर कर लिया गया। इवन वो कैप्चर करना भी आसान नहीं था, क्योंकि बलोच जो लोग थे जब ये पाकिस्तान ने कैप्चर किया तो वो माउंटेन्स पे जाके गुरिल्ला वॉरफेयर करने लगे, और पाकिस्तान आर्मी के बस का नहीं था कि उनको हरा पाए। वो काफ़ी ट्राई करते रहे लेकिन वो हरा नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने एक चाल चली, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कुरान की कसम खाकर बोला बलोचों को कि आप नीचे आ जाओ, मतलब माउंटेन से नीचे आ जाओ और हमारे साथ जो है एक पैक्ट कर लो, और हम आपकी जो सारी बातें हैं वो मान लेंगे और आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। और जैसे ही वो नीचे आते हैं, माउंटेन से नीचे आते हैं, उनको पकड़ करके सज़ा दे देती हैं। और बलोचों के बारे में ये कहा जाता है कि उनके साथ अगर कोई धोखा करता है तो वो उसको कभी नहीं बोलते हैं, और जिसको वो सेव करना चाहते हैं उसको वो हमेशा सेव करते हैं। वो वचन के बहुत कहते हैं कि अपने वचन के लिए बहुत सीरियस होते हैं। इसका एग्जाम्पल ये भी है कि जब हुमायूं था, हुमायूं को शेर शाह सूरी ने इंडिया से हरा कर भगा दिया था। तो तब हुमायूं जो है बलूचिस्तान के लोगों के बीच में ही जाकर रह रहे थे। उस टाइम पे बलूचों ने उनको वचन दिया था कि अगर इंडिया से शेर शाह सूरी के कोई भी लोग आके आपको मारने की कोशिश करते हैं तो हमारा वचन है कि हम आपको कुछ होने नहीं देंगे। इसीलिए 15 साल तक हुमायूं वहाँ पर बचे रहे, और उसके बाद दोबारा अपना स्ट्रेंथ गेन करके इंडिया को कैप्चर किया। उस टाइम पर अगर बलूचों ने हुमायूं की हेल्प नहीं की होती तो आज की डेट में जो मुग़ल एम्पायर है, जो हिस्ट्री हमारी इंडिया की हिस्ट्री जो चेंज हुई है वो उस टाइम पर नहीं हो पाती, और हिस्ट्री का रुख कुछ और ही होता। तो ये हो गई आपकी कॉलोनियल टाइम्स की बात। उसके बाद जब पाकिस्तान ने उसको कैप्चर कर लिया तब उसने ये बोला था कि भाई हम तुम्हारे कल्चर को भी प्रिजर्व करेंगे और आपके जो लैंग्वेज है उसको भी प्रिजर्व करेंगे। उस टाइम पे बलूचिस्तान, ऐसा कहा जाता है कि वो इंडिया को भी अप्रोच किया था, लेकिन इंडिया को अप्रोच किया था कि भाई हमें इंडिपेंडेंट कर दो, इसलिए नहीं कि हम इंडिया में मिलना चाहते हैं। लेकिन तब मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको बोला कि भाई देखो हम भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं, आपको हमारे साथ रहने में भलाई है और आपके कल्चर को प्रिजर्व करेंगे। इस बेसिस पे बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के साथ के अंदर अपने आप को जो है वो कर लिया था, विलय कर लिया था। लेकिन पाकिस्तान ने 1955 के अराउंड एक पॉलिसी लाए, 1 यूनिट स्कीम। 1 यूनिट स्कीम क्या थी कि जो पाकिस्तान के 4 प्रोविंस जो मैंने भी बताए, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो पहले कहा जाता है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा है, उसको एक प्रोविंस बना दिया। उसके पीछे कारण ये था कि ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आज की डेट में बांग्लादेश है, वहाँ पर लोग कल्चरल डिफरेंट थे, मतलब कि वो बंगाली बोलते थे, उनका जो रहना सहना था वो एकदम अलग था, उनकी जो लैंग्वेज बंगाली, उर्दू तो आपको पता ही है। और सेम चीज़ें बलूचिस्तान में भी हो रही थी, क्योंकि बलूचों की लैंग्वेज डिफरेंट है, उनका कल्चर डिफरेंट है, जो कि नॉर्मल आपके जो पंजाबी पाकिस्तानी हैं उनसे अलग है। तो इस वजह से पाकिस्तान को लगने लगा कि अगर ईस्ट पाकिस्तान के साथ साथ ये लोग भी जुड़ने लगे तो उनका ऑपोजिशन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, और जो हमारा जो कंट्रोल है पाकिस्तान के ऊपर वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा।
तो इस वजह से उन्होंने 1 यूनिट स्कीम लेकर आए, लेकिन बलूचों को ये अगेन एक दूसरा धोखा लगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारा कल्चर प्रिजर्व करेंगे और हमें एक स्टेट असेंबली देंगे जिसकी वजह से हमारे पास पावर्स रहेंगी, लेकिन 1 यूनिट स्कीम के अंदर वो सारी पावर्स चली जाती हैं, एक यूनिटरी सिस्टम बन जाता है, फेडरल सिस्टम, मतलब सेंटर के पास सारी पावर रहेंगी। और ये सब करने के पीछे जो दिमाग रहता था वो सारा का सारा पंजाबी पाकिस्तानियों का रहता था। पंजाबी पाकिस्तानियों के अगेंस्ट जो है पूरा का पूरा पाकिस्तान है, सिंध के लोग उनसे परेशान है, खैबर पख्तूनख्वा के लोग परेशान है, बलूचिस्तान तो है ही परेशान, क्योंकि वो लोग जो हैं, जो पंजाबीज हैं वो आर्मी में 60 to 70% जो आर्मी है वो पंजाबी से बनी हुई है, जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है उस पर पंजाबीज हैं, जब पीएम बनता है पंजाबी बनता है। तो इस वजह से जितने भी बलूचिस्तान है वो पंजाबीज को पाकिस्तान की तरह देखते हैं, और पंजाबीज क्योंकि पाकिस्तान आर्मी में है तो हर चीज़ को पंजाबी और पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट को एक तरीके से देखते हैं। तो जब 1 यूनिट स्कीम आई तो उसके बाद इन्होंने लगा कि भाई हमारे कोई डाइल्यूट करना चाह रहे हैं, हमारे कल्चर को हमसे लेना चाह रहे हैं, इस वजह से इन्होंने अगेंस्ट एक रीज़न मिला कि पाकिस्तान के अगेंस्ट रहना चाहिए। फिर उसके बाद फर्दर अहेड अब वो लड़ते रहे, अपने हक के लिए लड़ते रहे, क्योंकि पाकिस्तान ने 1 यूनिट स्कीम रखी। अब ये टाइम जो था 20-25 साल तक लड़ते रहे, ना पाकिस्तान उनको दबा पा रहा था, ना बलूचिस्तान जीत पा रहे थे। तो पाकिस्तान ने कहा, अब क्या हुआ कि 1970s के अराउंड आपको पता है कि इंडिया ने जो है बांग्लादेश को या ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। अब अपनी आर्मी को हम वहाँ लेके जाएंगे या बलूच के साथ लड़ने के लिए रहें, तो इन्होंने इनके साथ बलूचिस्तान के साथ एक पैक्ट करने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपको एक असेंबली दे देंगे, आपको पावर्स भी दे देंगे। लेकिन अब होता क्या, इन्होंने प्रिडिक्ट नहीं किया था कि 1971 में बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान है वो पाकिस्तान से टूट के बांग्लादेश बन जाएगा। तो उनको 1971 में बांग्लादेश बनने से इतना डर लगा कि जो इन्होंने प्रॉमिस किया था बलूचिस्तान को कि हम तुम्हारे को एक असेंबली या प्रोविंस बना के दे देंगे, जो पावर पॉलिटिकल पावर दे देंगे, वो उनसे तुरंत वापस ले ली। फिर बलूच उनसे लड़ना स्टार्ट कर दिया। अब बलूच लड़ते 1977 में जिया उल हक आता है और उसने बोलता है कि भाई हम तुम्हारे साथ एक पैक्ट करते हैं 25 साल का, कि 25 साल के अंदर आपकी जितनी भी पावर्स हैं, जो पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए वो आपको मिलेंगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका किया जाएगा, और जो भी आपका जो ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। तो 25 साल तक उन्होंने वेट किया, 2002 तक भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फाइनली उन्होंने फिर से अपराइजिंग स्टार्ट की, फिर से पाकिस्तान आर्मी से लड़ना स्टार्ट किया। अब इसमें जो है एक आग में घी डालने का काम किया। एक बुक्ती एक ट्राइबल चीफ थे, उनकी डेथ से, और परवेज मुशर्रफ ने उनको मरवा दिया था। उसके पीछे रीज़न क्या था कि बलूचिस्तान जो है वो एक रिसोर्सेज रिच रीजन है, उसके अंदर गैस 1952 में नेचुरल गैस मिल गई थी, और जिस रीजन में नेचुरल गैस मिलती है वो ऑटोमेटिकली रिच होता है। तो बलोचों ने कहना स्टार्ट किया कि भाई हमारे यहाँ से आप गैस ले रहे हो, लेकिन इन रिसोर्सेज के बदले हमारी डेवलपमेंट तो करो। तो फिर से पाकिस्तान या पंजाबीज ने फिर से इसमें खेल करना का स्टार्ट किया। उन्होंने बोला कि ठीक है, जितना भी पैसा आएगा इसको बेचने से, गैस से या पेट्रोलियम से बेचने से, उसको 12.5% हम रॉयल्टी के रूप में देंगे, लेकिन उसको हम पर कैपिटा बेसिस पे देंगे। पर कैपिटा बेसिस मतलब कि जितनी पॉपुलेशन है उसको डिवाइड करके पर बंदे जितना पैसा आ रहा है उतना हम देंगे। अब पंजाब में 55% पॉपुलेशन है और आपके बलूचिस्तान में 5% पॉपुलेशन है, तो इनके हाथ में ऑलमोस्ट 1/10 पैसा है एज़ कम्पेयर टू पंजाब, सिंध और बाकी प्रोविंसेस। तो इनको और ज़्यादा जो है अपनी इसको धोखा लगा, ये तो फिर से ये जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट हो गए। तो इसके लिए आवाज़ एक बुक्ती करके एक लीडर थे, उन्होंने आवाज़ उठानी स्टार्ट करी और परवेज मुशर्रफ ने उनको मरवा दिया। तो ये 1999 की बात है। इसके बाद फिर से उन्होंने अपराइजिंग स्टार्ट करी, 2002 में फिर से अपराइजिंग स्टार्ट हो गई। अब 2004 में पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर एक ग्वादर पोर्ट के डेवलपमेंट की बात करी। अब ग्वादर पोर्ट का अगर डेवलपमेंट होता था तो उसका जो फ़ायदा मिलना चाहिए, उन्होंने ये बोला, पाकिस्तान ने बोला कि इसको दुबई के लेवल पे हम जो है डेवलप करने वाले हैं, लेकिन उसका फ़ायदा जो मिलना चाहिए था, फ़ायदा तो बलोचों को मिलना चाहिए, लेकिन हुआ उल्टा। जो चाइनीज़ आए वो जॉब्स अपने साथ खुद लेकर आए, मतलब कि जो हाई पेइंग जॉब्स थी वो सारे के सारे चाइनीज़ ले गए। फिर उसके बाद जो सेकेंडरी जॉब्स थी तो वो सारे सारे पंजाबीज ले गए। जो भी एरिया डेवलप होता है तो वहाँ पर जो लैंड होता है उसके प्राइसेस बढ़ते हैं, उसका सारा प्रॉफिट भी पंजाबीज ले गए। और जो लेबर वाली जॉब थी वो नॉन बलूच को मिलने लगी।
ऊपर से जो इस एरिया चाइना ने बोला कि भाई तुम्हें इसकी सिक्योरिटी इंश्योर करनी है, तो पाकिस्तान आर्मी की प्रेजेंस वहाँ पे बढ़ गई। अब पाकिस्तान आर्मी वहाँ पे बढ़ गई, पंजाबी जो जितना पैसा था वो सारे पंजाबी पाकिस्तानी लेने लगे, और ऊपर से हाई पेइंग जो चाइना के पास जाने लगी। तो इनको लगा ये हमारे साथ फिर धोखा हो गया, हमारे लैंड पर आकर हमें कुछ मिल नहीं रहा है, सारे लूटने पे लगे हुए हैं। तो इन्होंने जो है इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी अटैक करना स्टार्ट किया। तो अभी तो चाइना ये बोल रहा है कि भाई पाकिस्तान आर्मी को कि अगर तुमसे नहीं संभल रहा है तो हम अपनी आर्मी भेज देते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा पाकिस्तान आर्मी के लिए एम्बेरसमेंट की सिचुएशन हो जाएगी, इसलिए वो बोल रहे हैं कि नहीं हम कंट्रोल कर लेंगे। तो ये सब रीजंस हैं जिनकी वजह से बलूच लोग जो हैं इनके अगेंस्ट हैं। अब रिसेंटली क्या ट्रेंड स्टार्ट हुआ कि जो पाकिस्तान आर्मी है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, वो बलोच के मिडिल क्लास जो लोग हैं उनको रातों रात उठा लेते हैं। जो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलते हैं उनको रातों रात उठा के ले जाते हैं, टॉर्चर करते हैं और मार देते हैं। तो वहाँ पे कब किसी को रात को उठा के ले जाए कुछ भरोसा नहीं है, और कौन मरे कौन जिंदा रहे कुछ भरोसा नहीं है, और कौन मरता है कौन नहीं जीता है ये भी नहीं पता है। वहाँ की औरतों को 12-12 साल तक ये नहीं पता कि उनका जो हस्बैंड है वो ज़िंदा है कि मर गया है। अगर मर गया है तो उसकी एक सर्टेनिटी उनके अंदर आनी चाहिए, लेकिन उनको यही नहीं पता रहता कि उनके जो हस्बैंड है वो ज़िंदा है मर गए हैं। तो इस वजह से जो बलूचिस्तान का मिडिल क्लास है उसने सारी होप्स जो हैं वो लूज़ कर दी हैं, और वो भी अब सड़कों पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इवन औरतें भी आके प्रोटेस्ट कर रही हैं, और वो इन सबको सपोर्ट कर रही हैं कि भाई तुम लड़ो, पाकिस्तान वालों के साथ लड़ो। तो इस वजह से अब पूरा का पूरा, पहले क्या था कि बलूचिस्तान मूवमेंट हमेशा इसलिए वीक रहती थी क्योंकि उनके अंदर 3-4 स्ट्रॉन्ग ट्राइब्स थी, लेकिन वो ट्राइब्स हमेशा एक साथ जो है मिलकर नहीं लड़ती थी। लेकिन अब फाइनली उन्होंने जो रियलाइज़ किया कि भाई हम साथ में मिलकर लड़ेंगे तभी हम बच पाएंगे, इसलिए अब वो सब मिलकर एक यूनाइटेड फ्रंट की तरह लड़ रहे हैं। इस वजह से पाकिस्तान आर्मी को एक बहुत बड़ा नुकसान दे पा रहे हैं। और पाकिस्तान आर्मी के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो इंडिया के फ्रंट पे लड़े या बलूचिस्तान के फ्रंट पे लड़े, और वो नेगोशिएशन करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सब थे रीज़न जिनकी वजह से बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। अब कौन कौन सी ग्लोबल पावर है या कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इस इशू में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि जोग्राफिकल मैप से देखा कि बलूचिस्तान का बॉर्डर लगता है ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ, तो ऑफ कोर्स ईरान और अफगानिस्तान तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। अब ईरान के साथ क्या है कि ईरान जो है वो शिया नेशन है और बलूच लोग जो हैं वो सुन्नी लोग हैं, तो इस वजह से ईरान तो ऑलवेज अगेंस्ट बलूचिस्तान है और वो पाकिस्तान को इस केस में सपोर्ट करता है। फिर रही बात अफगानिस्तान की, अब जो बलोच लोग हैं वो कुछ कंसेप्ट बोलते हैं ग्रेटर बलूचिस्तान, मतलब कि जिस एरिया में बलोच लोग रहते हैं वो पूरा एरिया ही एक इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान बनना चाहिए, जिसमें अफगानिस्तान का एरिया भी आ जाता है। अब अफगानिस्तान क्यों मानने वाला है कि भाई हम अपनी टेरिटरी आपको दे देंगे, तो इस वजह से वो भी बलोच को उस तरीके से सपोर्ट नहीं करते हैं। इंडिया जो है, अगर कुछ भी ऐसा होता है जिसकी वजह से पाकिस्तान वीक होता है तो उसमें इंडिया का इंटरेस्ट है, तो इंडिया इज़ इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। जितना बलूच का इशू बढ़ता है उतना ज़्यादा इंडिया को फ़ायदा होगा। अब यूएस ऑब्वियसली उसको तो हर नेशन में अपनी नाक घुसानी है, तो वो चाइना को काउंटर करने के लिए ग्वादर पोर्ट पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू पाकिस्तान, लेकिन उसको अभी चाइना जो है सक्सेसफुली काउंटर कर चुका है। अभी तक उनको वो पावर दे नहीं रहा है। ऊपर से यूएस चाहता है कि ग्वादर के थ्रू वो ईरान के ऊपर भी कुछ कंट्रोल कर सके, क्योंकि ईरान और यूएस का जो है आपस में फाइट करते हैं, मतलब कोल्ड वॉर टाइप का उनके बीच में चलता है, और चाइना का डायरेक्ट इंटरेस्ट है क्योंकि वहाँ पे ग्वादर पोर्ट है। तो ये सब पावर्स जो नेशंस हैं इनका इंटरेस्ट है इस बलूचिस्तान एरिया में। अब जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है वो ये कहते हैं कि भाई जो बलूचिस्तान मूवमेंट है कुछ नहीं है, सिर्फ इंडिया वाले जो है इसको आग को भड़का रहे हैं। भाई 70 सालों से इंडिया जो है किसी मूवमेंट को सस्टेन क्यों करेगा? ऊपर से इंडिया को क्या ज़रूरत है इस एरिया को जो है सपोर्ट करने, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑन द बॉयल है, ऑलरेडी वो लोग अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के साथ और उसकी नाक में दम किया हुआ है। इंडिया अगर उसको किस वे में सपोर्ट कर सकता है, या तो वो पैसे के वे में सपोर्ट करेगा या आर्म्स के वे में सपोर्ट करेगा। अब पैसे की उनको ऐसा तो है नहीं कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं जो टेरिटरी को कंट्रोल करते हैं, अगर वो इलीगल स्मगलिंग के थ्रू वो गैस वैस बेच के वो पैसा कमा सकते हैं,
और वेपन्स बेचने के लिए पूरा वेस्टर्न नेशन बैठा ही है। आप स्मगल करके पैसा दो और पैसे से वहाँ से अपने आर्म्स खरीदो। उसमें इंडिया का रोल कहाँ से आ रहा है? ऊपर से ये इंडिया खुद भी इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि ये जो है बलूचिस्तान के अंदर 4-5 ट्राइब्स हैं। अब मान लो कि किसी वजह से ये इंडिपेंडेंट हो भी जाते हैं, तो 5 ट्राइब एक साइड इंडिपेंडेंट होगी। अब 5 ट्राइब में से कोई एक ट्राइब स्ट्रांग हो जाएगी, वो ये देखेगी कि बाकी ट्राइब ये देखेंगे कि इंडिया जो है इस ट्राइब को सपोर्ट करती है, तो वो इंडिया के अगेंस्ट हो जाएंगे, तो इंडिया में आके अटैक करना स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए इंडिया इस चीज़ से दूरी रहना चाहता है। अब लास्ट बात ये कि क्या ये इंडिपेंडेंट हो सकते हैं या होने वाले हैं, ये अभी बहुत ही प्रीमेच्योर क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे पहली बात तो जो पाकिस्तान है वो अभी इतना वीक भी नहीं है कि बलूचिस्तान जो है पूरा कैप्चर करें, क्योंकि बलूच लोग जो हैं वो एक गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर में क्या होता है कि आप अपने आप को बचा सकते हो या कुछ टेरिटरी कैप्चर कर सकते हो जो कि माउंटेनियस होती है या जंगल वाला एरिया होता है, लेकिन जब आप प्लेन एरिया में आओगे तो उसको आप कैप्चर नहीं कर सकते। तो बलोच लोग जो हैं और ऊपर से वो जो ट्राइब जो हैं वो मान लो कि वो आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहे होंगे, तो ये चारों ट्राइब जो है एक साथ रहेंगी या वो ये देखेंगे कि भाई वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, वो पावर में आ जाएगी, वो एक साथ यूनाइटेड फ्रंट रख पाएंगे, बहुत मुश्किल है कहना। ऊपर से ईरान उनके अगेंस्ट है, अफगानिस्तान उनके अगेंस्ट है। को जैसे 1971 में क्या था कि इंडिया ने बांग्लादेश को जो ईस्ट पाकिस्तान को ख़त्म करने में इंडिया का रोल था, इंडिया ने सपोर्ट प्रोवाइड किया था। लेकिन अभी बलूचिस्तान के नेबरिंग एरिया में कोई भी ऐसा पावर नहीं है या देश नहीं है जो बलूचिस्तान को सपोर्ट करने के लिए रेडी है। ऊपर से जो पश्तून्स हैं, जो पठान्स हैं, वो भी बलूचिस्तान के अगर बलूच आगे बढ़ते हैं तो पश्तून्स भी उनके ऊपर वो पश्तून्स को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो भी बलूचिस्तान में रहते हैं, नॉर्दर्न बलूचिस्तान में रहते हैं। वो नहीं चाहते कि भाई बलूच लोग आगे बढ़ें, तो वो पठान्स भी एक यूनाइटेड फ्रंट नहीं दिखाता। दो पठान्स का जो है वो पाकिस्तान आर्मी के साथ कोई इशू है और वो लड़ते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे कि भाई तुम इंडिपेंडेंट हो जाओ, हम यही रहेंगे, तो ऐसा लगता नहीं है। तो कुल मिला के कहने की बात ये है कि वेदर बलूचिस्तान विल बी इंडिपेंडेंट नेशन, इट इज़ टू अर्ली टू से, और अभी प्रोबेबिलिटी दिखती भी नहीं है। बट फ्यूचर वी डोंट नो। जिस तरीके से पाकिस्तान वीक हो रहा है, उसकी इकोनॉमी वीक हो रही है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ जाए कि बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस बहुत ईजी टास्क हो जाए। तब तक के लिए लेट्स वेट एंड वॉच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट योर फीडबैक। थैंक यू।